अभी ब्रज भाषा की बात आई। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ब्रज भाषा अकादमी के 3 सत्र तक सदस्य रहे। वे राजस्थानी के विद्वान थे, पर ब्रज भाषा के में भी प्रवीण थे। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद जी पारीक महर्षि को। अब दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में व्याख्याता है। व्याख्याता बोटेनी के मतलब विज्ञान के हैं शायद, पर ब्रज भाषा में शक्तिदान जी का अध्ययन। और आप ब्रज भाषा के भरतपुर के ही रहने वाले हैं, इसके ब्रजभाषी तो हैं ही। मैं चाहता हूं शक्तिदान जी और ब्रज भाषा, उस पर आप अपने संक्षिप्त विचार। बहुत बहुत आभार लखावत सर। मंचासीन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला साहब और समस्त साहित्य के पुरोधागण, आज्ञा भैया ब्रजभाषा में बात करवे की तो ब्रज में ही अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। अभी मोते पहले मेरे पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे कि जहां बजे डिंगल की डमरू कहा करे पिंगल की पैंजनिया। है सके अलग अलग विद्वानन में मतांतर हुए, पर पिंगल और ब्रजभाषा आम आदमी की दृष्टि से एक ही भाषा है। उनको शब्दकोश एक ही है और कमोबेश साहित्य भी एक ही तरह से रचा गया। शायद यही वजह रही हो कि कविया साहब एक जगह लिखी है कि डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की 2 आंखें हैं। एक आंख को छोड़कर एक आंख से देखना मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने पिंगल में अपनी न केवल साहित्य रचना की, बल्कि ब्रजभाषा साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे, जैसा भी लखावत साहब फरमा रहे थे। उन्होंने पिंगल या ब्रजभाषा में जो पहली रचना की, बाका संबंध सीधो सीधो जो पत्र अभी लखावत साहब दिखा रहे, 12 वर्ष की अल्पायु माही 1952 में लीमड़ी के राजकवि शंकरदान जी जेठा भाई से उनको लघु संग्रह प्राप्त करियो और धन्यवाद स्वरूप जो चिट्ठी लिखी, वह चिट्ठी में उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना से उनको धन्यवाद दियो कि श्री श्री पूजनीय लीमड़ी कविशता को लिखी शक्त कविता की जय श्री भवानी की, गुण के नलप पिपात जाति के पलप अब फैली गौ बीच बहु कीर्ति दानी की, विद्या के सागर शुभ चिंतक विद्यार्थी के भेजू लगी संग्रह सो रावरी निशानी की, धन्य धन्य त्यागी तब उमा दीर्घायु करे, शक्तिदान कहे कृपा करे बागवानी की। बाकी बात न केवल काव्य बल्कि गद्य में भी ब्रजभाषा में आपके शोध ग्रंथ कछु वृतांत लगातार प्रकाशित होते रहे। प्रकीर्णन ब्रजभाषा काव्य के नाम से जो उनको एक खंड काव्य प्रकाशित भयो, में 100 कवित्व सवैया और छंद प्रकाशित हुए। इतनो काम डिंगल के साथ साथ ब्रजभाषा पे शक्तिदान जी कविया को रहो। 8 अलग अलग शोध पत्र जिन्हें कह सकें, वृतांत कछु कह सकें, ब्रजमंडल स्मारिका, ब्रज शतदल, ब्रज साहित्यकार दर्पण आदि में और ब्रज शतदल लघु नीति कथा में उनके प्रकाशित भये। मारवाड़ के चारणन को ब्रजभाषा काव्य। या में श्रीनाथ जी जब ब्रज छोड़ के राजस्थान पधारे और जोधपुर में चौपासनी में निवास करे, जैसे आज भी छोटो नाथ द्वारा कहें। एक जगह लिखी है कि यदि जसवंत सिंह जी साहब का असामयिक निधन नहीं हुआ होता तो शायद आज भी नाथ द्वारा जोधपुर चौपासनी में ही होता, न कि सिहार उदयपुर में। उनको श्रीनाथ जी को यहां विराजने को वल्लभ कुल संप्रदाय की भक्ति को इतना प्रभाव पड़ो कि आपने श्री कृष्ण की भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम पर भी साहित्य रचना करी है। मरुभाषा को स्वातंत्र्यतर अज्ञात ब्रजभाषा काव्य, जहां में कृष्ण भक्ति की रस धारा थोड़ी सी सूखी हुई प्रतीत हुई, क्योंकि आजादी के बाद जो काव्य रचना करी गई वो अलग तरीका से भई। ब्रजभाषा को मानक रूप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन एक लेख के रूप में इनको आयो है। शायद ब्रजभाषा के मानकीकरण पर शक्तिदान जी कविया के अलावा कोई और ने काम करे हो, या में मुझे शंका है। जन चेतना के कवि जसकरण खिड़िया, काव्यमय पत्रन में ठाकुर जसकरण खिड़िया, कवि ईसर दास का सर्वप्रथम ब्रजभाषा काव्य नीलकड़ी मीरा, विषपान के प्रमाण। साहित्य से हमारे इतिहास के प्रमाण ढूंढना
तो मेड़तिया मीरा के लिए उन्होंने लिखा है कि मीरा जी ने विषपान किया था, उसके प्रमाण अलग अलग साहित्य से उन्होंने लिखा। और दूध को रंग लाल हो एक बहुत ही मीठी ब्रजभाषा में लिखी गई वृतांत है। इसके अलावा मारवाड़ में ब्रजभाषा साहित्य और साहित्यकार एक अप्रकाशित पांडुलिपि भी मुझे लखावत जी के माध्यम से यही साहित्यकार से मिली। मरुभाषा को स्वतंत्रता ज्ञात ब्रजभाषा काव्य में एक विशेष रूप में उल्लेख करना चाहूंगा। ठाकुर नाहर सिंह जी आहुआ के साहित्य को उन्होंने वर्णन किया है। आहुआ का धरना पे माननीय लखावत जी साहब ने एक पूरी ग्रंथ अलग से लिखा है। वहीं ऐसा नहीं है कि ब्रजभाषा केवल प्रेम और कृष्ण की भक्ति तक ही सीमित रहे हैं। ब्रजभाषा के वीर काव्य में कवि गणेश दान रत्नू को उन्होंने अपने संपादन में लिया है चीन के युद्ध के समय। और आप देखें कि ब्रजभाषा कितनी पिंगल के समकक्ष वीरता या कहे जिसको वृदावली के रूप में काम आ सकती है कि युद्ध के पयान में भयानक स्वरूपधार मार के हटावे पीछा पैर यमदूतों का, कहत गणेश नर कच्चा मत मानो कोई एको एक बच्चा वीर सच्चा रजपूतों का। ये भी एक चारण साहित्य है जो ब्रजभाषा में लिखा गया। जब मेड़तली मीरा के विषपान के प्रमाण ढूंढते हैं शक्तिदान जी कविया, तो सिर्फ हिंदू कवियों के नहीं मुसलमान कवियों के साहित्य को भी उद्धृत करते हैं। और मैं केवल एक ही उदाहरण से इस बात को इनके करूंगा कि गुजरात के मुसलमान कवि मुराद भगत के लिखे गए भक्ति सवैया में से उन्होंने लिखा है कि चीरपुरे चंद्रावली को नामदेव को छप्पर हाथ से छायो, सैन की शीश पे आय परी तब नाई बने नृप काम चलायो, जैर उतार मीरा बाई को मिलनी गुनका को विमान भिजायो, हूं तो अनाथ अनाथ रहो तुम कैसे अनाथ को नाथ कहायो। दूध को रंग लाल हो एक वृतांत है जोधपुर महाराजा का। एक कुंडल धारण करवे की दीक्षा ग्रहण संस्कार 14 वर्ष के लाडूनाथ जी नाथ संप्रदाय से दीक्षित हो रहे। तो महाराज साहब को प्रसन्न करने के लिए कि उनके गुरु हैं, उनका कर्ण छेदन संस्कार हो रहा है, लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया कि महाराज जब दाएं कान को कर्ण छेदन है रहे हो तो वहां से दूध की धार निकसी। और वो जनमानस में इस कदर प्रसिद्ध कर दिया गया कि दरबार में जाकर महाराज जोधपुर महाराजा को ये पूछना पड़ा सभी साहित्यकारों के बीच में कि क्या कोई प्रमाण है कि उनके दाएं कान से दूध की धारा निकली। जिन लोगों से पूछो तो वे दूध निकसने की बात सही बताई। आखिर भरे दरबार में ही सतोगुनी कवि नाथूराम लालस देखिए चारण कितना निर्भीक हो सकता है। एक कवि निर्भीकता से ये बात अपने कितनी सहजता से कह सकता है। सतोगुनी कवि नाथूराम लालस को सवाल करो कि तुम बताओ नाथ जी के कानम से दूध निकले हो। तो बड़े बड़े सरदारों साहित्यकारों के बीच सांच कहें तो दुश्मनी को भय और झूठ कह गए तो स्वभावनाएं सो अरज करी। हाँ राजन, नाथ जी के एक कान ते दूध तो निकलो पर बाको लाल रंग हो। ये ब्रजभाषा की खूबसूरती शक्तिदान जी कविया अपने लेखन में लेते हैं। शक्तिदान जी कविया श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। शक्तिदान जी कविया का ये ब्रजभाषा साहित्य यदि समय पर प्रकाशित हुआ होता और कदाचित ये इस कालखंड से कुछ पहले होते तो शायद हम अष्टछाप के कवियों में सूरदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, कृष्णदास के साथ इनको गिन रहे होते कि कुंज बिहारी कृष्ण श्री गिरधारी गोपाल मदन मुरारी मोहना बलिहारी ब्रजलाल, ब्रज कुंज बिहारी ब्रज अजवतारी गर्भ आहारी गिरधारी, मुरली मनहारी प्रेम पुकारी, सुखकारी हितकारी, राधा रिजवारी दिव्य दुलारी, नेह निहारी नर नारी, भवसागर भारी मदन मुरारी, शरण तिहारी स्वीकारी। ये ब्रजभाषा का लिखा गया उन्हीं का खुद का पद है जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। और जब शक्तिदान जी कविया को ब्रजभाषा साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया तो उनके सम्मान पत्र के आगे एक बहुत खूबसूरत ब्रजभाषा का पद लिख कर दिया। उसके साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कविता सौ कविया को सहज स्नेह सदा। ब्रजभाषा में डिंगल पर हम बात बहुत कर रहे हैं, ब्रजभाषा में उनके सम्मान में लिखा गया बहुत ही खूबसूरत पद है कि कविता सौ कविया को सहज स्नेह सदा, डिंगल सौ प्यार कैसो पिंगल सौ प्यार है, जीवन को सार सार भाव लिखवे को चाव, कविता में कला लाइवे में होशियार है कि भाव भांति भांति के हैं भाव भूमि एक ही है, राग है अनेक एक तार है, मित्रभाषी मृदुभाषी मरुभाषी शक्तिदान, ब्रजवासी लोगन के हियरा को हार है, ब्रजवासी लोगन के हियरा को हार है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पारिक जी। अरे साहब, केवल आपको ही आनंद नहीं आया, आप कल्पना कीजिए, मुझे तो उन्होंने 7 दिन पढ़ाया था
प्री यूनिवर्सिटी में, बाद में हमारा लेक्चरर बदल गए हिंदी वाले, पर मैं जीवन पर्यंत उनसे पढ़ा। जब भी मैं नहीं जाता तो मेरे 4-6 पेज का आलेख मुझे मिलता। मैंने जितने स्मारक बनाए, पैनोरामास बनाए, उनकी ऐतिहासिक और काव्य की पृष्ठभूमि मुझे किसी ने दी तो डॉक्टर सत्यदान जी कविया ने दी। हुआ जैसे इस पे धरने पे 1643 के धरने पे जब मैं काम कर रहा था तो बड़ा वैसा था कि किसने भाग लिया, किसने नहीं लिया, कितने क्या थे। उन्होंने 8 पांडुलिपियों से मिलान किया उस छंद का, और उसके बाद मुझे लिखा कि ये सही है जो मैं भेज रहा हूं, 8 में एक रूपता आई हुई है। आज के जमाने में कौन मेहनत करता है साहब ये सब कुछ। ये सत्यदान जी कविया के ही बस की बात थी। बीसी साहब एक एमए में पढ़ते हुए एक छात्र एक पुस्तक संपादित करते हैं, और एमए में एक लघु शोध के रूप में वो उनका कार्य है। जो ही उन्होंने एमए कर ली, जोधपुर विश्वविद्यालय ने एमए के पाठ्यक्रम में उस पुस्तक को जोड़कर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मतलब विद्वता का कोई छोर नहीं है। डॉक्टर सत्यदान जी एमए में जिस पे काम कर रहे हैं, वो एमए करते ही वो एमए में पढ़ाई जाने लगती है। ऐसे विद्वान थे डॉक्टर सत्यदान जी कविया। मैं चाहता हूं इस पे आए, और डॉक्टर दिनेश चारा वो आए, वो आबू रोड में पढ़ाते हैं महाविद्यालय में, वो आए और इस विषय पर अपनी बात करें। मैं बात तो छोटे छोटे विषयों पे कर रहा हूं। मैं इस सबको इसलिए करना चाहता हूं, अब तो हम सत्यदान जी को समझ लें कम से कम। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रास्ता है, साइनेज है। डॉक्टर सत्यदान जी कविया, उनका लिखा हुआ साहित्य इस देश को, इस भाषा को, इस डिंगल को, इस काव्य को कहां ले जाना है, उसको हमको देखना है। ये कार्यक्रम इसी निमित्त आज यहाँ किया। उनके परिवार की बहुत कृपा थी कि इन्होंने हम पे अनुकंपा की। डॉक्टर दिनेश। सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान प्रबुद्धजन, डॉक्टर सत्यदान जी कविया की स्मृति को नमन करते हुए मैं उनके बारे में कुछ अपने शब्द रख रहा हूं। लखावत साहब ने अभी लाखिणी की चर्चा की। वो एक ऐसी रचना है जो रचना एक स्तंभ बनाती है सत्यदान जी कविया को। मैं उस रचना के संदर्भ में ये कहूंगा कि वो कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अपनी बात उनकी विलक्षण प्रतिभा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। राजस्थानी साहित्य में इतिहास और आलोचना का मार्ग डॉक्टर सत्यदान जी कविया उसी प्रकार प्रशस्त करते हैं और उसे आरंभिक मानक बनाते हैं जैसे हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। किसी भी भाषा के लिए ऐसे लोगों का योगदान और महत्व शब्दातीत है। 17 जुलाई 1940 को जोधपुर जिले के बिराई गांव में पैदा हुए डॉक्टर सत्यदान कविया विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। राजस्थानी भाषा और साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेगी। सैकड़ों उदाहरण उनकी विलक्षण प्रतिभा के गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वानगी के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं कि जब वे 6ठी कक्षा में अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने श्री करणी यश प्रकाश रच दिया था। बीए के अध्ययन के दौरान थॉमस ग्रे की रचना एलिजी का राजस्थानी भाषा में अनुवाद कर दिया था। एमए के उपरांत उनकी रचना लाखिणी जोधपुर विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के वैकल्पिक विषय राजस्थानी के रूप में 1964 में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने लगी थी। उनकी अनेकों रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हुई। ऐसे गिने चुने उदाहरण हमें मिलते हैं कि लेखन की शुरुआत के साथ उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हुई। पंजाबी के एक मशहूर कवि शिव बटालवी की रचनाएं उनके पढ़ते समय उनके बीए के पाठ्यक्रम में शामिल थी। बशीर बद्र जब एमए उर्दू में पढ़ रहे थे उनकी शायरी उनके पाठ्यक्रम में चलाई जा रही थी। ये उनकी विलक्षण प्रतिभा है कि जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आपकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में चल रही हैं। सत्यदान कविया ने जो काम किया है वो ठीक वैसे ही काम किया कि बौद्ध साहित्य के संकलन के लिए जो कार्य राहुल सांकृत्यायन ने किया वैसा ही कार्य डॉक्टर सत्यदान जी कविया ने प्राचीन राजस्थानी साहित्य को संकलित करने में किया। डॉक्टर कविया जी ने राजस्थानी की वाचिक और लिखित रचनाओं और कवियों की खोज करके उन्हें अकादमिक स्तर पर प्रतिष्ठापित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया
उसका नतीजा है कि आज हम उन्हें राजस्थानी भाषा के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया राजस्थानी भाषा के एनसाइक्लोपीडिया थे, जिनको मुख्य जबान या असंख्य रचनाएं याद थी। वे अपने आप में एक संस्थान थे। गांव-गांव घूमकर उन्होंने साहित्य की अमूल्य थाती को एकत्र किया और उन गुमनाम कवियों और रचनाओं को हमारे समक्ष लाए। अपनी मातृभाषा के प्रति उनका प्रेम दुनिया के मशहूर लेखक रसूल हमजा तो के समान था, जिनकी भाषा को जानने वाले महज कुछ हजार लोग थे। फिर भी उन्होंने अपनी मातृभाषा अवार में लिखा। उनकी पुस्तक मेरा दागिस्तान दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। रसूल हमजा तो को जिस तरह से अपनी भाषा से प्रेम था, डॉक्टर कविया को भी उसी तरह अपनी भाषा से लगाव था। वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के संस्थापकों में से एक थे। राजस्थानी के उच्च अकादमिक अध्ययन को विधिवत और व्यवस्थागत रूप देने वाले विद्वान के रूप में, एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में उन्होंने राजस्थानी के लिए एक पीढ़ी के निर्माण का काम भी किया, जो इस भाषा और इसके साहित्य को अकादमिक रूप से वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने में लगे हुए हैं। राजस्थान के इतिहास लेखन का जो दुष्कर कार्य कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के माध्यम से किया, वैसा ही कार्य डॉक्टर शक्तिदान कविया ने डिंगल की रचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया। साहित्य और उसके इतिहास लेखन की जिस परंपरा का निर्वहन गार्सा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम और एलपी टेसिटोरी ने किया, उसी परंपरा में डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ने राजस्थानी के लिए प्रयास किए। राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित शोधकर्ताओं के लिए डॉक्टर शक्तिदान जी कविया एक संदर्भ कोश हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी डॉक्टर कविया जी अपने कार्य में निरंतर लगे रहे। वे अक्सर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर के आर्काइव्स और न जाने अलग अलग जितने भी पुस्तकालय थे, उनमें एक शोधार्थी की तरह कुछ न कुछ कार्य करते हुए मिलते। उनकी प्रतिभा का परिचय इससे जाहिर है कि राजस्थानी साहित्य या भाषा को लेकर कोई भी संदेह हो तो उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए लोग डॉक्टर शक्तिदान कविया को ढूंढते थे। वे तर्क और उदाहरण के साथ उसका निदान करते थे। सच्चे अर्थों में वे राजस्थानी भाषा और साहित्य के भगीरथ थे, जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के इस भाषा की ताउम्र सेवा की। ऐसी महान विभूति पर हम सभी को गर्व है और हमारी पीढ़ी ये रस्क करेगी कि हमने डॉक्टर शक्तिदान कविया को देखा है, हम डॉक्टर शक्तिदान कविया से मिले हैं। आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। एक डॉक्टर शक्तिदान जी कविया पे एक प्रिंसिपल अभी पीएचडी कर रहे हैं। अब उन पर पीएचडी होने लगी है, लोग एमफिल में पीएचडी करी है, लोग डिलीट भी करेंगे, आगे भी जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जीवराज सिंह जी, जीवराज आइए, जुडिया से हैं। मैं चाहता हूं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कंवर सिंह जी उसको माल्यार्पण कर उसको प्रोत्साहन करें। ये भी बिल्कुल डेजर्ट का गांव है, धोरों का गांव है, जहां सैनी जी महाराज पधारे थे और वहां जल हो गया, तो फिर ये वहां उसके आसपास में लगे हुए हैं और अभी उसे पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर शक्तिदान जी पे। अब मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में श्री शक्ति प्रसन्न जी, वे भी राजस्थानी के ही व्याख्याता रहे, फिर प्रिंसिपल हैं, वे आए और अपने विषय को रखें। नमो ज्योति रूपा, नमो विश्व माता, नमो जग कर्ण, नमो विश्व ताता, नमो ब्रह्म विद्या, नमो वेद वाणी, सदा जय सदा जय सदा जय भवानी। माँ साध्य स्वरूप करणी माता रे श्री चरणा में प्रणाम करूं मैं मंच ने, प्रणाम करूं मातृ शक्ति ने और सदन में विराजोड़ा सब सरदारा ने, मारा जाजा जवारड़ा। शक्तिदान जी कविया साहब रे माथे जितो बोले भी तो ही कम है। मने लखावत साहब एक छोटो सो अवसर दियो, ये वास्ते बड़ो धन्यवाद है। कारगिल रे युद्ध रे माथे शक्तिदान जी कविया साहब एक कविता लिखी और बापी टाइम रे माने घणी जग चावी हुई।
मेरो थोड़ी सी भूमिका यहाँ बताऊं कि 71 युद्ध रे मायने पाकिस्तान ने भारतीय सेना सैबर जेट नाम ने टैंकर रो प्रयोग कर और पाछी घुटना मत लादी और भारतीय जीत हुई। और कारगिल में जब छदम हमलो करो फिर माते शक्तिदान जी कविया साहब फरमावे, आप सुधी जन ध्यान देवे, क्या धरती गणे सपूतानी मर्यादा रो श्रृंगार अठे और प्राणा सु प्यारी आजादी खल देख उगटे खार दटे और भारतवासी तो सब भाई है समता रो अधिकार अठे इन मातृभूमि रे कांत सूरमा शीश करे बलिहार अठे, शीश करे बलिहार अठे। सहनानी मांगे सिर मेले, सहनानी मांगे सिर मेले में प्राणारा व्यापार आटे और भड़ रीजे युद्ध तमाचे सु है गजब मरण त्योहार जटे। क्या कड़कड़े कवचरी कड़कलिया जनबा खानारा खड़कार आटे रणभूम रगतरी गैर रमे है नरमुंडारा हार आटे। अरे सूतोड़ा सिंह जगाए मत, सूतोड़ा सिंह जगाए मत और छेड़े मत खाड़ा नाग अठे और ऊपर सु दिखे है भोबर ऊंडी दबियोड़ी याग जटे, ऊंडी दबियोड़ी याग जटे। क्योंकि तन मेले उठे जजारासी, तन मेले उठे जजारासी मैं बलधारी बजरा, तन मेले उठे जजारासी ऊंडी नदी तन मेले उठे जंजारासी में बलधारी बजरा जटे और मीठे गीतारे सुर माथे गड़गड़ती सिंधु राग अठे, गड़गड़ती सिंधु राग अठे। भारत वीरानी भूमि है, भारत वीरानी भूमि है आदू नरबंकी ओ गाठे ते प्राण राखणो मान भला बालक ने भी ओ बोध अठे और रज रज में छाई रजपूती, रज रज में छाई रजपूती कण कण में छायो क्रोध अठे और बेरारा शीश दिखे रणिया अड़कीला जंगी जोध अठे, बेरारा शीश दिखे रणिया अड़कीला जंगी जोध अठे। और धरता पद धरती दूजावे, धरता पद धरती दूजावे आसमान भुजा पर तोल अठे और रणबंका दूजे रण खेता हर महादेव रा बोल अठे। के सब शेर बजावे सिर कटिया, सब शेर बजावे सिर कटिया माटी तनरो है मोल अठे और मिजमान जंगरी जाजम पर रंग बाटी जे दिल खोल अठे, मिजमान जंगरी जाजम पर रंग बाटी जे दिल खोल अठे। के भूखा तिरसाही भिड़ जावे, भूखा तिरसाही भिड़ जावे हिम्मत रा कोट हमीर अटे हमके हर कीनी पाछी तो खाटी लागेला खीर अटे। भूखा तिरसाही भिड़ जावे हिम्मत रा कोट हमीर अटे हमके हर कीनी पाछी तो खाटी लागेला खीर अटे। धी थोथा नहीं थबोया है कुण देवेला कश्मीर अटे और टिड्डी मतरनी ताक छोड़ में पीढ़ी पीढ़ी पीर अटे। खुदरी ताकत रा खेला है, खुदरी ताकत रा खेला है पहला रे बलमत पतरी जे और शैबर जेटा रे टैंका वाली बा याद हकीकत कर लीजिए बुत्था दे दे बर्बाद किया पारा तो होगा भर लीजिए भारत री आशा छोड़ पाक खुदरी रखवाली कर लीजिए, खुदरी रखवाली कर लीजिए। जय हिंद, जय राष्ट्र। एक शब्द बस शक्तिदान जी करिए साहब, एक शब्द बोलूं मैं विद्यार्थी नहीं रियोड़ू, मैं उदयपुर जब लघु स्रोत प्रबंध करो इस शास्त्री फोटो लेवण में आप रखन आयो गाड़ियों जोधपुर मैंने बात तस्वीर ऐसा के भोजन करायो पछे काई मिनक पड़ो हुए और मिनक पड़े नी बानगी जगह आपरा शिष्य गिरधरदान जी रत्तू खातर आपरे शिष्य खातर गुरु गाय लिखे के सिर धर करूं सरावणा गिरधर थारा गीत। एक शिष्य वास्ते गुरु रो हो भाव और डिंगल की बड़ी हानि हुई। शक्तिदान जी कविया साहब ने सुरलोक पदार्थ वास्ते मरसिया पूरा राजस्थान लिखा। एक मरसिया सगी मारी बात खत्म करूं कि कड़झड़ हुई कवेसना, कड़झड़ हुई कवेसना मुल्क मिटी मरु देश वट डिंगल विगसाय ने सुर्ग बस्यो सगदेश, सुर्ग बस्यो सगदेश। शक्तिदान जी कविया पे हम 3 महीने लगातार कार्यक्रम कर सकते हैं बिना छुट्टी के। इतना लोगों ने उनको पढ़ा है, इतना उन्होंने लिखा है, परंतु एक विषय थोड़ा चेंज करते हैं। शक्तिदान जी कविया के बारे में ये कम लोगों को जानकारी है कि वे एक बहुत अच्छे कुशल छात्रों को संभालने वाले शिक्षक भी थे। वे 72-73 के अंदर विद्यार्थियों को संभालने के लिए विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे जोधपुर में। मैं नहीं जानता मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वो अपने साथियों को संबोधित कर रहे थे, अरे चुनाव हारते रहते हैं जीतते रहते हैं। उन्होंने कहा मैंने तो जितने चुनाव लड़े छात्र संघ में रहते हुए मैं चुनाव हारता गया, पर फिर मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, केंद्र में मंत्री बन गया। अब 4-5 दिन पहले ही उनका एक भाषण छपा है। उस कालखंड में शक्तिदान जी कविया जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे।
आगे उस समय क्या हुआ, मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कंचन चारण को, वे आए और छात्र और शक्तिदान जी कविया, उनकी आपस की भूमिका। आ जाओ ना, पर्दा वर्दा तो खत्म ही कर दिया, करणी जी का गीत हो गया, आप प्रिंसिपल हो, आइए अपनी बात रखिए। कंचन जी चारण। मां करणी रे चरणों में नमन प्रणाम करते हुए मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान मेरे अग्रज, आप सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ, मातृशक्ति के चरणों में वंदन करती हूँ। साहित्य री सांप्रत शक्ति रा प्रतीक, मायर वासारा सासा सपूत और मरुधर री माटी में जलमिया चेतना रा अगिवान कवि, 10 करोड़ लोगा री भाषा राजस्थानी रो परचम फहरावनिया और मायर वासारी अलग आपरी ओजस्वी वाणी में पूरे अखिल जगत रे माए फैलावनिया और आपरी लेखनी ने मैं कोटि कोटि नमन करूं, वंदन करूं। आपरे बारे में बोलन रो मतलब सूरज ने दियो दिखावन ने बराबर है, पण आदर जोग मारा मार्गदर्शक और पिता तुल्य स्नेह देवन वाला आदरणीय लखावत साहब री बात ने नहीं मान सकूं, वो मारे वास्ते संभव नहीं हो पायो। इन कारण मैं मारी बात रखन नो प्रयास करूं। डॉक्टर शक्तिदान कव्या स्मृति ग्रंथागार रे लोकार्पण उत्सव माते आप सभी पधार्यावड़ारो भी मैं हृदय वंदन करूं, अभिनंदन करूं। आपरे परिचय में अगिवार कवि सरा कहो भी है कि शक्ति सुरंगी साउठी ने शक्ति सदा सिरमोर, शक्तिदान कविया सिरे जे कालज यारी कोर। जेड़ो की लखावत साहब मने आदेश दियो कि मैं विद्यार्थी परिषद रे मायने आदरणीय शक्तिदान जी कविया साबरी कहीं भूमिका रही और वे विद्यार्थी परिषद रे कार्यकर्ता रे नाते छात्रों रे चरित्र निर्माण में कई भूमिका निभाई। 9 जुलाई 1949 राष्ट्रीय स्तर माते देश रो पहलो पंजीकृत छात्र संगठन जो को छात्र रे हितोई बात करे, ए मूल उद्देश्य ने लेन कि राष्ट्र पुनर्निर्माण करनो है, जो गौरव मारो हो बिन गौरव ने अपनो देश फीकर प्राप्त कर सके। इन उद्देश्य रे खातिर संस्कारित छात्र शक्ति रो निर्माण करने खातिर विद्यार्थी परिषद छात्र कैंपस में छात्रों की समस्या रे खातिर 365 दिन तो काम कर रही है। सागे सागे समाज और देश रे मायने जितनी भी समस्याएं उठे, जो को भी प्रॉब्लम आवे, वारे समाधान ने खोजनो और समाधान खोजनो ही नहीं, बिन समस्या ने खोजने सागे समाधान निकालनो विद्यार्थी परिषद करे। इन काम में आदरणीय शक्तिदान जी कविया साहब रो बहुत योगदान दियो। जोधपुर रे मायने 1969 में कविया साहब विद्यार्थी परिषद में जुड़िया। विद्यार्थी परिषद में मूल रूप 3 तरह का कार्य करता वे। एक पूर्णकालिक वे जो आपरो घर बार छोड़ने देश रे खातिर आपरो पूरा जीवन समर्पित कर देवे। दूसरा छात्र वे जो विद्यालय और कैंपस में पढ़ने वाला विद्यार्थी वे राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका कहीं निभा सके, इन तरीके रो काम करे। तीजा वे करे शिक्षकों की भूमिका वे छात्रों में दिशा निर्देश दे सके, वे अनुभव निवे पर छात्रों ने कीकर सही काम कर सके, आ दिशा दिखावन रो काम शिक्षक कर सके। तो एक शिक्षक कार्यकर्ता रे नाते डॉक्टर शक्तिदान जी विद्यार्थी परिषद रा कार्यकर्ता बनिया और विद्यार्थी परिषद री जिकी कार्य पद्धति है, जिन विचार और जिन मूल उद्देश्य ने लेन विद्यार्थी परिषद काम करे, बिना केवल वे सुनियो या कहियो ही नहीं, बिना आपरे पूरे जीवन में मायने उतारो भी हो। वे जने भी विद्यार्थियों के सामने जाता तो वे सदैव कहता कि युवा पीढ़ी देश रो मान है, युवा पीढ़ी देश रो मान है, देश री एकता अखंडता रो ज्ञान है। तो जदे तक युवा पीढ़ी आपने पहचाने ला और सही विचार ने लेन आगे बढ़ेला, तो ही वो देश आपने उन गौरव ने पुनः प्राप्त कर सकेला। 1973-74 में आप जोधपुर महानगर रा अध्यक्ष रिया और 1972 रे टाइम जदे अध्यक्ष एक निर्वाचित पद्धति रे माध्यम होवन लागो, तो बाणे निर्देशन रे मायने नेम सिंह जी 1973 रे मायने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय रा छात्र संघ अध्यक्ष बनिया। तो इरे मायने डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारी बहुत बड़ी भूमिका रही। वे एक कुशल शिक्षक हा, वाणो विद्यार्थियों में जुड़ाव परिवार रे सदस्यारी भांति हो, जो पिता रो स्नेह आपरे बच्चा में वेरो स्नेह शक्तिदान जी कविया साहब रो आपरे विद्यार्थियों हो। विद्यार्थी कदे भी भले दिन हो रात हो कोई भी समस्या ले जाता, तो जिते तक वाली समस्या रो समाधान नहीं करता, वे चैन हो नहीं बैठता। विद्यार्थी परिषद छात्रों की उचित मांगों ने उठावन खातिर प्रयास करे, इन काम ने वह भी करिया।
जदे भी सरकार द्वारा कोई भी अड़ी बात होती या छात्रों ने हितों ने हाथे कोई कुठाराघात होतो तो शक्तिदान जी कविया साहब वारो संघर्ष करता विश्वविद्यालय नहीं सरकार भी वे निरंतर संघर्ष करियो और भी समस्याओं समाधान करावनो पूरा प्रयास कियो। मैं सम्मानित मंच और लखावत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि मारे जड़ी छोटी सी वक्ता ने या मैं आप हूं अनुभव में ज्ञान में आप सभी में हूं बहुत विद्वान हो तो भी मैंने बोलने का मौका दियो मैं हृदय गहराई हूं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। कविया साहब कहीं हाँ इन बारे में डॉक्टर मनोहर शर्मा री बात बोलू जी में हमारे मन रो विचार निकले कवियारी कीरत कथा मुखसु कही न जाए सुमधुर शक्ति दान कवि लीन्यो लोक रिजाए बात ख्यात गुण गीतरो प्रगट्यो रस रूप डिंगल अर पिंगल तणो संगम सहस अनूप। जय राजस्थानी जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी ने मारो प्रणाम। अब डॉक्टर शक्तिदान जी की स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा राजेंद्र साहब को लेके आए और उसका विमोचन करें। पैक करते समय तो यही ध्यान में रहता है पैकिंग बढ़िया होनी चाहिए खोलना है ध्यान पैकिंग करने वाला आदमी 1 मिनट हो जाना चाहिए। मैं चाहता था कि उनके सुपुत्र और उनके पोते आए हुए हैं वो कृपया मंच पे आ जाए इस समय। हिम्मत साहब, मनदीप जी आइए और आइए। आपके दोनों पुत्र आए हुए हैं, आइए। तेजी से सिंह रेखा जी है रेखा जी पर रेखा जी को कर लेंगे। एक पे सबकी अभी अपन जब कार्यक्रम में सुन रहे थे उस समय एलएजी का जो काव्य अनुवाद किया था उसका एक विषय आया था। मैं चाहता हूं इस विषय पर श्रीमान हिंगलाज दान जी लेखा सेवा के अधिकारी हैं, वे आए और संक्षिप्त में इस विषय पर अपनी बात रखें। समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम और सादर जय माता जी रिसा। अंग्रेजी साहित्य में एलेजी एक काव्य की विधा है जो बहुत ही गंभीर तरह का काव्य है। आमतौर पर ये जो मृतक होते हैं उनके लिए विलाप होता है। अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महान कवि हुए हैं थॉमस ग्रे। उन्होंने एक एलेजी लिखी थी, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड।
डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब ने उस एलिजी का राजस्थानी में अनुवाद किया। और उल्लेखनीय यह है कि जिस दौर में वेस्टर्न राजस्थान से वो आते थे और आज के दौर में भी पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा की वैसी सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई है। ये 50s के दौर में अंग्रेजी की इतनी कठिन और महत्वपूर्ण रचना को राजस्थानी में अनुदित करना अपने आप में बहुत ही विलक्षण कार्य है। यूं तो आमतौर पर एलिजीज जो लिखी जाती थी वो कोई फेमस व्यक्ति होते थे, कोई महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनके ऊपर लिखी जाती थी। लेकिन थॉमस ग्रे की ये एलिजी सामान्य मनुष्य के जीवन का प्रतिबिंब है। थॉमस ग्रे किसी कंट्री चर्चयार्ड में बैठे हैं और वहां पे दफन जो गांव के साधारण मनुष्य है, उनके जीवन और उनके जीवन की कठिनाइयां या फिर उनका कैसा जीवन रहा होगा उसके बारे में वो लिखते हैं। किसी भी भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी कृति को अनुदित करना अपने आप में मेरी समझ से बहुत ही कठिन कार्य होता है। एक समाज को, एक संस्कृति को, एक भाषा को उसके पूरे कलेवर में, उसके पूरे फ्लेवर में ट्रांसफॉर्म करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो आदरणीय कविया साहब ने जो इसका ट्रांसलेशन किया वो बहुत ही महान है। और जो शब्दों का चयन उन्होंने किया है, जिस तरह से वाक्यों को रखा है, वो अपने आप में बेहद ही उच्च कोटि के साहित्यिक कौशल और मेधा का परिणाम है। अंत में एलिजी की 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थॉमस ग्रे लिखते हैं, फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन द डार्क अनफैथम्ड caves of ocean bear, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। और डॉक्टर साहब ने उसका अनुवाद किया है कि घन मोती अनमोल समुद्र तड़े समावे, अथग अंधारी खोह आब निजरा नहीं आवे, घन रूपाला फूल खिले जा थोथी थड़िया, मुरझे लोभ मिठास केक अणदीठी कलिया, मुरझे लोभ मिठास केक अणदीठी कलिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिंगलाज दान जी। हमें सत्तान साहब की जो लाइब्रेरी मिली और उनसे मिले, उनमें से लगभग 660 आलेख मिले पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, शोध करने वालों के लिए। अलग अलग विषय हैं, राजस्थानी भाषा को लेके, व्याकरण को लेके, काव्य को लेकर के। और उनके जितना आकाशवाणी और दूरदर्शन पे उनका रिकॉर्ड होकर के प्रसारण हुआ, वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। वे उसके एडवाइजरी बोर्ड में भी रहे बहुत वर्षों तक। और इसलिए मैं चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लगभग जिसका शोध कार्य पूरा हो गया है, डॉक्टर श्री संजय दान आए और संक्षिप्त में इसके ऊपर आलेख के बारे में जानकारी दें, ताकि कोई पीएचडी के स्कॉलर आजकल आते हैं यहाँ, तो कुछ सबको जानकारी रहे कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। उपस्थित समस्त गुणीजनों को मेरा नमस्कार। पिछले 6 माह में संस्थान के माध्यम से मुझे डॉक्टर कविया के साहित्य से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके जिस पक्ष ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया वह उनका निबंध साहित्य। निबंध मन की धारणा शक्ति का सृजनात्मक रूप होते हैं, जहां एक ओर इसमें रचनाकार की बेधा का परिचय मिलता है, दूसरी ओर रचनाकार की वैचार की प्राथमिकताओं, रुचियों, प्रेरणाओं, प्रयोजन, मनोवृत्ति आदि का भी दिग्दर्शन होता है। डॉक्टर शक्तिदान कविया के 2 राजस्थानी निबंध संग्रह संस्कृत रिसोरम और प्रस्तावना रिपील जो तथा 2 हिंदी निबंध संग्रह राजस्थानी साहित्य का अनुशीलन और राजस्थानी काव्य में सांस्कृतिक गौरव, ये तो पुस्तक रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर राजस्थानी भाषा व साहित्य से संबंधित आपके शोधपरक आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। डॉक्टर कविया की मूल प्रवृत्ति अन्वेषक की रही है। वो जीवन भर शोधार्थ रहे हैं, खोजते रहे हैं डिंगल साहित्य के अनेक प्रमाण, अनेक गीत। जो अनूठी परंपरा डॉक्टर कविया को थाती के रूप में मिली थी, उसके निष्कलंक स्वरूप को बृहत्तर समुदाय के सामने उन्होंने निबंधों के माध्यम से रखा। शक्तिदान जी के निबंध मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभक्त की जा सकते हैं। एक राजस्थानी भाषा और साहित्य पर केंद्रित निबंध और दूसरे राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन से संबंधित निबंध। राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित निबंधों में
शक्तिदान जी ने डिंगल साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न पूर्वाग्रहों का निराकरण करते हुए डिंगल काव्य के अकूत भाव भंडार की वानगी उन्होंने इन निबंधों में प्रस्तुत की है। वस्तुतः ये सभी निबंध विशिष्ट सांस्कृतिक आवश्यकता से उपजे हैं। इन निबंधों की शीर्षक से इनकी विषय वस्तु की अपरिहार्यता को समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ डिंगल शब्द की सही व्युत्पत्ति, डिंगल काव्य में सांप्रदायिक सद्भाव, राजस्थानी में राम भक्ति काव्य, राजस्थानी साहित्य में श्रृंगार चित्रण, चारण काव्य में राष्ट्रीय चेतना आदि। इसके अतिरिक्त अन्य निबंधों में शक्तिदान जी की अन्वेषी प्रवृत्ति ने राजस्थानी साहित्य के अनछुए पहलुओं को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन निबंधों में प्रस्तुत किए गए तथ्य उपयोगी तो है ही, उन पर तथ्यों के विश्लेषण से जो डॉक्टर कविया ने अवधारणाएं विकसित की हैं, वे अधिक महत्व की है। इस प्रकार के निबंधों में महाकवि मोरजी आशिया की अज्ञात रचनाएं, डिंगल में संवाद काव्य, डिंगल काव्य में वीर दुर्गादास, मेड़तानी मीरा विश्वपान के प्रमाण, मोतीसर उनका साहित्य उल्लेखनीय है। इन चुनिंदा उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य निबंधों में भी शक्तिदान जी के अन्वेषी और आलोचकीय प्रतिभा का परिचय मिलता है। डॉक्टर शक्तिदान कविया के निबंधों में राजस्थान का सांस्कृतिक जीवन भी अपनी पूरी धज के साथ मौजूद है। वे राजस्थानी संस्कृति के प्रतिमान, भक्ति, नीति और वीरता के उदाहरण आम से आम जन के जीवन से उठाते हुए उसे राजस्थानी जन जीवन के चारित्रिक मूल्यों के रूप में प्रस्थापित करते हैं। डॉक्टर कविया उन नायकों के प्रामाणिक जीवन चरित्र अपने निबंधों में उकेरते हैं जिनका जीवन राजस्थानी मूल्य चेतना का प्रतिनिधि उदाहरण है। वस्तुतः शक्तिदान जी ने इन निबंधों द्वारा राजस्थानी जनता को उनकी समृद्ध साहित्यिक विरासत तक पहुंचाने के लिए सही पथ का निर्देशन किया है। अंत में राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के उत्थान में आपके चिरस्थायी अवदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपको। ये 6 महीने से प्रति शनिवार और रविवार 2 दिन संस्थान में आते हैं। इन्हीं साहित्य का अध्ययन करते करते 600 कवियों की और उनकी रचनाओं का आपने उसको कैटेगराइजेशन किया है। और अब हम लगभग ये 14,000 से अधिक जो हमको गीत मिले हैं उसकी भी हम कैटलॉग बनाने में लगे हुए हैं। उसमें संजय जी और सर्वेश जी ये दोनों इसमें से लगे हुए हैं। मंचासीन महानुभावों को मालूम होगा कि अहुआ में एक धरना हुआ था 1643 विक्रम संवत में, जोधपुर के महाराजा उदय सिंह के एक आदेश जो चारणों के विरुद्ध था, जागीर जब्त करने का, शासन जब्त करने का। उसमें 185 गीतों में चरित्र आते हैं जिनके खाप के हिसाब से या वैसे उदाहरण मिलते हैं कि 185 लोगों ने कटार खा के उसमें प्राणोत्सर्ग किया एक राजा के अन्याय के खिलाफ। उस पर सत्यदान जी कविया का एक गीत है और मैं चाहता हूं कि कैलाश जी रत्नों बांसुड़ी से स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती जो मॉरिशस की आजादी की लड़ाई के योद्धा थे, हिंदुस्तान की आजादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, हमें भी बहुत आशीर्वाद उनको मिला है। यहाँ पर वे आए और सीधा सीधा उस अहुआ वाले गीत को पढ़े। मैं अहुआ वाला गीत इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि अहुआ वाला प्राचीन गीत मोरजी आशिया और उनका तो मिलता है, परंतु सत्यदान जी कविया से लेकर सीपी साहब का तो एक झुरावा पूरा काव्य संग्रह है अहुआ की धरने को लेकर के। सत्यदान जी के उस गीत को पढ़े, आज प्रासंगिक होगा उनकी इस रचना के बारे में बात करते हुए। कैलाश जी मां भगवती को नमन करते हुए मंचस्थ विराजित विभूतियों को प्रणाम, सामने विराजित अति विशिष्ट गुणीजनों को प्रणाम और मातृ शक्ति को नमन। पहले मातेश्वरी का एक छोटा सा छप्पे पेश करके फिर मैं के पोरस मथुरापुरी श्वेत बंधन रामेश्वर कर बदरी केदार अधिक याबू अचलेश्वर पापा दयन प्रयाग गया गंगाजू गोमती मुगुत दयन सुरमात सकल महिमा सुरसती कुरुक्षेत्र नाथ काशी सकल जात घना जुग जीविया करनला तूज दर्शन किया और कभी इतना तीर्थ किया। आदरणीय सत्यदान जी की स्मृति को नमन करते हुए मुझे यहाँ मौका दिया गया, श्रद्धेय लखावत साहब का हार्दिक आभारी हूँ। मंच विराजित साहित्य रत्न गजादान शाह और इन लोगों से कुछ सीखने को मिला है। मेरे पूज्य पिताजी श्री भवन पृथ्वीराज जी भी डिंगल साहित्य के धुरंधर विद्वान हैं। मुझे ये आदेश हुआ, मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। धरणेरी विगत सुनो सतधारी, धरणेरी विगत सुनो सतधारी, मरणे सुना डरे तिल मात, सात वात भाणव शिव शरणे।
अमर नाम बरण अखियात धारण सत सिद्धांत धर्मरा हेतु समाज सुधारण हार हर कुण मर्जाद ईश्वर कारण चारण सहे न अत्याचार चारण सहे न अत्याचार शासन दिया नृपा गुण साटे हर खोस लिया खत्रवट में लोप हर उणकुल तागा व्रण उसरिया किया तेलिया बलिया कोप उदय सिंह जोधाने अदपत सत्ता में मद हसत समान हर रथ में तद आरूढ़ रानिया थाक धवल पथ में एक थान गाडो रुक्यो जैत गडवाड़ो गुणियन चारण वाड़ो गाम रणवासे बड़ हो रजवाड़ो तेत प्रसभ खुसाड़े ताम पूगी खबर पात ने जिरपुड़ हर खबर जो तेरे जोरी धान हर बबर जेम गोयम बोगसो पड़ी न सबर जाय बल प्राण जोड़ी खोल उलाड़ जुआड़ो वृण को क्रोध आलन कियो विचार हर रथ सु गुड़ी ढाल में रानी खेद भाल उपदियो खार बात सुने कोप्यो नृप बेहद उठ बिया शासन मद अंध ताकव चूक करी एकण तद कोम सकल बद क्यों गिड़कंद करी अर्ज करी जांजा उभरियो सुनियो धीरज सून सवाल मानव सुतन सुमेरु मिणियो ठब बणियो गढ़वारी ढाल विखमी समय बीतगा धरती चैत मास में बंद धमचाल पाली रणसी गांव पटायत अपनायत गोपाल अमाम हर चारण देख विखायत चांपे त्याग शिरायत पटो तमाम आडो दुरसो होय गवाणी जोत जगाणी सतरी जोप हर सत्याग्रह धने दर्शानी कवि बाणी जनबल नृपकोप चारण बाण हजारा चौंदिस हर आउए शिव मंदिर में आण त्याग गाम 31 भाणतन रोहड़ आयो अखवीराण पीठल भोपत खेतल राघव हाथी दणा बड़ू हरियंद सुर आख गोपाल तणासुत रेणव रखवाड़ा राजंद धार सुधार विचार विदूषण धरणो वासुदार खंधार वितंड पहरेदार अख कुंवर पाड़रा अदप प्रजावन हार युदंड रोप त्रिशूल दीप घपराचे वाचे चाडाऊ जसवास हर काचे ताग सिंदूर चरच कुल विदग उर साचे विश्वास काजे सर शिव शरण कवेसर चंडी जाप जबेसर चाव तो दिय निर्णा तीजे दिन गलिया गले कटारी घाव सिनान कर प्रसाद ले सीरो साध ध्यान इहग समरात हर गंग उदक तोसी सिर ग्रैया पड़ खैया तागे भारा गुणियन जान गौर हर गोयंद आधे रवि उगा अवसान बेड़ा पुलो डंको नहीं बदियो प्रतिपाली कह तदियो प्राण सुरगा गया सात बीसी संग महापात खावा वृंग मोड़ बाग दिराया सगल दूतिया छोड़ हेक चांपे राठौड़ नृप उदय नृप शासन उठा पिया लाखा दमर थापिया लेख कुपे श्रापिया दमदा डांकृत प्राण आपिया पाथा पेक अखे बाण रे प्राण अर्पिया और अणी चढ़े चाढ़ी कुड़ाब देवी कृपा जीवियो दुर्सो जात पखे देवण हित जाओ गाडा जोत हजारा गडवी तज मरुधर वैया तत्काल चांपावत बड़ संग चारणा गद छोड़े हलियो गोपाल पाल सहित बीकान पधारे हर मान पधारे गण मिजमान हर राण प्रताप तेड़िया रेणव सुपे बाण की दो सन्मान 3 लाख रो पटो तुरत ही चापे नु समपे कर चाव चौथा ही बंड रखो चारणा भाई जेम लख्यो हित भाव बढ़िया भूप रूप पालटियो सुपे पात तेड़ाया सूर अपजस काज अजय उदलरो मोटो राजा नाम मसूर चारण वरण तड़ी चंगारी सतधारी धरणेरी शाख हर पाता ने स्वतंत्रता प्यारी ले अलमी बढ़िया नवलाख ब्रिटिश राव हंदा विद्रोही सुखवी समाज रची घनशोभ ज्यारा गीत आज तक गूंजे लाज रखी ग्रहिया दह लोभ आत्म बल एकठ अवधारण वृण चारण आचार विचार गांधी जी रे सत्याग्रह में आउए रो धरणो आधार गांधी जी रे सत्याग्रह में आउए रो धरणो आधार स्वतंत्रता और स्वाभिमान रो तियो शहीदा मिल संदेश उन धरणेरी साख ही हैगा साची कही कविय सकतेस साची कही कविय सकतेस सादर जबरदस्त आहुआ का धरना हमारा एक स्वर्णिम प्रश्न है। दुनिया में इस प्रकार का धरना कभी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ कि जहां एक राजा के अन्याय के खिलाफ केवल कटार खा के प्राणोत्सर्ग नहीं किया, शेष बचे हुए लोग मारवाड़ छोड़कर चले गए और गोपाल दास जी चांपावत भी हमारे साथ चले गए। फिर महाराणा प्रताप ने कुछ दिन रखा, फिर बीकानेर में रहे, नागौर में रहे और फिर उसके बाद में कई वर्षों बाद वापिस वो गांव में रहे। आज एक जब एक कार्यक्रम का आयोजन होना था तो उससे कुछ दिन पहले मुझे एक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला और तब मैंने दानदाताओं को और जिनके पास धन है उनसे आग्रह किया था कि मकान तो बनते रहेंगे, इमारतें भी बन जाएगी, सब प्रकार के निर्माण होंगे, पर अब साहित्य निर्माण नहीं हुआ तो ये पीढ़ियां नहीं बचेगी, देश नहीं बचेगा।
सद साहित्य का प्रत्येक घर में होना आवश्यक है। और इसलिए हमने यहाँ माननीय भंवर सिंह जी और चरण साहब, सीपी साहब, सब लोग आपस में बैठे और पिछली बार हमने तय किया कि हर घर में हमारा साहित्य होना चाहिए। हमने कहा 5,000 रुपए जमा कराएं, हम दूसरे दिन आपके पास साहित्य भेज देंगे। अभी गुजरात में मैं बात कर रहा था किसी मेरे मित्र से, प्रवीण जी से, उन्होंने कहा शक्तिदान जी कविया साहब का साहित्य आ गया क्या? मैंने कहा शक्तिदान जी कविया साहब का साहित्य में हमको कुछ प्रिंटेड किताबें भी मिली है जो संख्या अधिक है उसकी, और हमने इनके परिवार से निवेदन भी किया था। सुरेंद्र साधु यहाँ बैठे, सेशन जज है ना, हमने कहा था कि इससे होने वाली आय से हम शक्तिदान जी की स्मृति में स्मृति ग्रंथ चलाएंगे, पुस्तकें निरंतर छापते रहेंगे, इससे जो आय होगी। मुझे गुजरात वालों ने कहा कि तुरंत आज ही रवाना कर दो। हमने उनको लगभग 8,000 की किताबें कोरियर से उनको भेजी, लगभग 40 से अधिक लोगों के पास और साहित्य अभी जाने लगा है। मेरा ये कहना है कि आप भी जितने आए हैं, इस बार मुझे पूछा कि आपके श्रोता कौन आएंगे। मैंने इस बार हमारे श्रोता वो आएंगे जो गांवों में ढाणी में बैठकर पढ़ाते हैं या सिखाते हैं या चारणत्व को वहां जिंदा रखते हैं। इस बार हमने उन श्रोताओं को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निवेदन करूंगा कि आप लोग, आपके घर में यदि साहित्य नहीं है, आपकी पोड़ में साहित्य नहीं है, पोड़ में एक अलमारी रख करके साहित्य रख दो, आपका पूरा बच्चा, पूरा परिवार उसको साहित्य को पढ़ेंगे। और आज जाने से पहले उधर वाला एक काउंटर, मेरा घर चारण साहित्य का है, इधर साहित्य वाला है, शक्तिदान जी का साहित्य भी आपको मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि ये विधा आगे चलिए तो हम इस सारी विधा को जीवित रख पाएंगे। ये बात जब मैं कर रहा था तो कल्याण सिंह जी कविया जो संतोषपुरा के हैं, जयपुर में रहते हैं, बहुत मदद करते रहते हैं हर समय। तो उन्होंने कहा लखाव साहब मैं समझा नहीं आप क्या चाहते हो। अरे मैंने कहा मैंने सीधी सीधी बात कही कि आपके यहाँ एक बाला भगत जी पालावत थे, उन्होंने अपने आप राशि काशी नागरिक प्रचारणी सभा को दी। पीसी साहब, काशी नागरिक प्रचारणी सभा को धन दे दिया और कहा कि साहित्य का प्रकाशन करें, और उनके बाला भगत ग्रंथावली के नाम पर किताबों का बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ। ये राजस्थान के एक चारण साहित्यकार ने यहाँ पर किया। तो कहने लगे मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं करिए। तो मेरे पिताजी के नाम पर 5 लाख रुपया स्थायी दे देता हूँ। अरे मैंने कहा साहब 5 लाख से किताब कैसे छपेगी? उसके ब्याज से, उससे आने वाले पैसे से मूलधन खर्च कर दिया, फिर क्या होगा? कहा मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था पिछले दिनों, 6 लाख उसकी तरफ से कर देता हूँ। इस तरह से कल्याण सिंह जी कविया संतोषपुरा ने 11 लाख रुपया स्थायी रूप से इस साहित्य के प्रकाशन के लिए कोर्स के रूप से देने की स्वीकृति दी है। उनका मेरे पास में फोन आया, कहा मैं आपको कल परसों इसका चेक भिजवा देता हूँ। तो भंवर सिंह साहब ये एक अपने पास, जैसे मारवाड़ चारण सभा ने अपने को 2 लाख रुपया कॉर्पस फंड के लिए दिए। फिर एक चानन जी खिड़िया वाला चारण चमत्कार का कवर पेज था, जो चानन जी खिड़िया मंडोर के राजा की डेड बॉडी को लेके आते हैं। जब राव कुंभा ने उसको मरवा दिया, उसका इसकी डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा मंडोर के शासक का। चानन खिड़िया कभी खड़ा हुआ, था मेरे जिंदा रहे हाथ नहीं लगाएगा। वो कभी खड़ा हुआ, उसकी डेड बॉडी को उठाया, सब को उठाया, कंधे पे अकेले ने लादा, दाह संस्कार किया और गंगा जी में जाकर के उसकी क्रिया करके आ गया वो चानन खिड़िया। फिर टोडा भीम में राव मेवाड़ छोड़ दिया, और उसके बाद जब राव जोधा आकर के वहां पर गद्दी पर बैठे, तब बुला करके 16 गांव दिए और उनको जागीर वहां पर दी थी। तो उस समय कैलाश हमारा नवोदित है, बहुत उत्साही है। दुर्गादान जी मार साहब, वो बाकी उनके साथी अभी भूपेंद्र आया हुआ है। उन्होंने कहा साहब की उसका तो 1,11,000 रुपए तो कवर पे चांदानी जी आ जाए ना, उसकी डेड बॉडी लेते हैं। तो मेरी तरफ से वो 1,11,000 रुपए जमा हो गए हैं। 21,000 रुपया और दे रहे हैं। वो कह रहे चांदन जी के नाम की एक किताब चलाओ, वो किताब से किताब चलती रहेगी, एक ग्रंथमाला होनी चाहिए। आप भी यहाँ से जब पढ़ा रहे हैं भोजन के बाद और किसी को लगे, बाकी तो बहुत कुछ होता है, पिताजी दादाजी साहित्यकार, उस नाम से उस स्मृति में कुछ कराना चाहें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं संस्थान उसके लिए बराबर तत्पर है। और मैं कल्याण सिंह जी कविया के लिए एक बार जोरदार ताली पर ध्वनि से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन, उनके इस बात के लिए मैं कन्वे करता हूं। हमारे एक मरसिया काव्य है, जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसमें मरसिया लिखते हैं। तो शक्तिदान जी का स्वर्गवास जिस समय हुआ डॉक्टर साहब का, उसमें कोरोना पीरियड था, सब लोग आ भी नहीं पाए, पुष्पांजलि भी अर्पित नहीं कर पाए। पर यहाँ हमारे भवानी सिंह जी कविया है, उन्हें जो मरसिया लिखे वो मरसिया यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे भवानी सिंह जी कविया।
आईरा अहलोल बाईरा बारा पहर कविजन करत किलोल शरण त्यारे शंकरी माँ करणी सोनल माँ और स्वर्गीय दिव्यात्मा डॉक्टर सत्यदान जी कविया साहब की आत्मा को नमन करते हुए सम्मानित पंच, पधारे हुए भाई और बहनों, जब ये समाचार सुना कि साहित्य का एक सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया है, तो हृदय के टूटे फूटे भावों से मैंने भी उनको काव्यांजलि अर्पित की। वो भाव आपके सामने रखता हूं। सुर सत शुद्ध शक्ति सुजस और संपू में सकतेश और साहित्य सृजन शूरमा मोटा मरुधर देश। आवे आंसू आंख में कालजियो पुरलाई, सुनी खबर शक्तिदान जी सुरपुर गया सिधाई। डींगल देखी डूबती साहित्य हंदो सूर, सिरजक बन सकतेश जी भरिया भाव भरपूर। सरस्वती री साधना और शुरू करी सकतेश, डींगल सिरजी देश में और वाचन कियो विदेश। विदेशों में कवि पाठ सत्यदान जी ने राजस्थानी का पहली बार किया, इंग्लैंड में। भाषाविद कवियों भलो और शुद्ध गोविंद सकतेश, स्वर्ग सिदा तो साहित्य में होसी कमी हमेश। चारण री करता चर्चा और गहरा रखता ज्ञान, स्वर्ग बुला सकते स्नेह भूंडी की भगवान। दूजा कविगण देश में मिलने रखियो मान, मरु भाषा रे मायने दीपे शक्ति दान। कविया कुलरा कल्प तरु साचा इन संसार, सौरभ कव सकते श्री पूगी समुदा पार। पढ़नी लिखनी पूजनीय। जो आदमी अच्छा लिख सकता है वो अच्छा पढ़ नहीं सकता, जिनकी पढ़नी अच्छी है वो अच्छा लिख नहीं सकते। ये सरस्वती की कृपा थी कि डॉक्टर सत्यदान जी की जितनी बढ़िया लिखनी थी उतनी ही बढ़िया उनकी पढ़नी भी थी। पढ़नी लिखनी पूजनी और होडन किनसु होय, साहित्य रे संसार में कविया समान कोई। पिंगल डिंगल पार की कविता करण किलोल, सब छंद सपय सक्तेसरा बैठर सुरता बोल। हाँ, कविया साहब एक ही जोधपुर में मैं भी रहता हूं, कई सालों से जो रहते हैं, कविया साहब का अगर नाम आता तो सिर्फ एक नाम आता, डॉक्टर सत्यदान जी कविया। कविया साहब सिर्फ एक ही थे। अधिकारी बहुत कविया है, बड़े व्यापारी भी कविया बहुत है, लेकिन कविया साहब के नाम से अगर कोई जोधपुर में किसी की पहचान थी पूरे मारवाड़ में साहित्य में, तो डॉक्टर सत्यदान जी की थी। हाँ, कविया साहब एक ही और जोया कविया जात, सिर हाथ धरे सकते सिरे मोटी मालन बात। मालन दे की कृपा थी उन पर, इसलिए उनका ही बड़ा नाम हुआ। जन्म ले एक कवि जात में गुणी बिराई गांव, और भूले न सकते सने बमो पूजो थारा पाव। जय माता दी। हमने शैतान सिंह जी बलोत्रा से कहा था, मैंने कहा एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, पर अब हम तो कह रहे थे, उन्होंने कहा कार्यक्रम शक्तिदान जी की लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा तो उसमें जाजम ना बिछे तो मतलब क्या हुआ। तो जो सुंदर प्रकार से हमको यहाँ इसमें कुर्सियां और टेबलें तो आज के जमाने में लगती रहती है, परंतु एक सुंदर जाजम उधर से प्रिंटेड ला करके इस लाइब्रेरी को शोभायमान करने का काम शैतान सिंह जी ने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी का नाम सबने सुना है और लोग कहते हैं महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में उन पर बहुत लिखा गया, पर सत्यदान जी कविया का जो हमको साहित्य मिला उसमें छत्रपति शिवाजी के ऊपर जो हमको काव्य मिला, और उसके अलावा भी जो राजस्थानी में डिंगल में लिखा गया, यह मैं संदीप जी से कहूंगा कि संदीप साहब आप आए। संदीप जी सेंट्रल विश्वविद्यालय में व्याख्याता हैं, वे आए और इस पर एक आलेख संक्षिप्त में पढ़े।